दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो किसी फकीर जैसे जिंदगी जीते हैं। दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा से ज्यादा जिनके लिए रिश्तों की अहमियत होती है, जिनसे आप एक बार मिलते हैं और जिंदगी भर के लिए वो आपके हो जाते हैं। वो खुद कभी सहारा नहीं ढूंढते, बल्कि खुद दूसरों का सहारा बनते हैं। ऐसी ही शख्सियत और ऐसे विरले व्यक्तित्व के धनी का नाम है गिरिजा शंकर, यानी गिरिजा भैया। अपना दुख अपने भीतर रखते हैं। जैसा उनका नाम है शंकर, उसी तरह वो सारा विष अपने भीतर पीते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी चिंताएं, आपकी इच्छाएं सब समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक बुक हूँ, टंगा हुआ हूँ, जब भी तुमको ज़रूरत पड़े निकालो, खोलो, देखो और बंद करो, रख दो। बहुत ही लाजवाब इंसान मैं भाई साहब को मानता हूँ। एक परिवार का मुखिया हो तो ऐसा हो, एक अग्रज हो तो ऐसा हो, एक दोस्त हो तो ऐसा हो। वर्ड्स नहीं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। वो बहुत केयरिंग है, बहुत प्रोटेक्टिव है। अपनी चिंता छुपा लेते हैं, केवल दूसरों की चिंता करते हैं। जिसके जीवन में भी आते हैं वो स्थायी रूप से उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जो अंदर और बाहर एक से होते हैं वो गिरिजा शंकर होते हैं। पत्रकारिता, राजनीति, रंगमंच, घर, बाहर, हर जगह, छोटे हो या बड़े, वो सभी गिरजा जी को गिरजा भैया ही कहते हैं। इस संबोधन में लोगों का प्यार है, अपनापन है, विश्वास है, सम्मान और आदर का भाव है। मेरे साथ तो ये होता है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंच के ऊपर जब बैठा हूं और बाकी लोगों को उनके नाम के साथ संबोधन देते हैं, लेकिन मेरे साथ जब संबोधन आता है तो गिरिजा शंकर जी न बोलकर गिरिजा भैया, तो बहुत अच्छा लगता है। वो 65 साल लंबा उनका ये सफर बहुत से सुख, दुख, सफलता और संघर्षों से भरा था। और आज जब गिरजा भैया अपने बीते हुए दिनों को याद करते हैं तो उन्हें ये यादें याद आती हैं। दरअसल मेरी पैदाइश हुई आरंग में। हम लोग उस गांव में उस दौरान जो मनीड मैन होते हैं उस श्रेणी में आते थे। अचानक उसके बाद कुछ पारिवारिक और आर्थिक क्राइसिस इस तरह की आई कि बिल्कुल हैंड टू माउथ हम लोग हो गए। पिताजी के पास कोई काम बचा नहीं काम करने के लिए, बच्चों को, परिवार को कैसे पालें। हम लोग बहुत छोटे थे, तो वो अचानक आरंग से चले गए कहीं। अब चूंकि घर में सबसे बड़ा, भले ही उम्र में 6, 7, 8 साल का रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मैं था। तो माँ ने कहा भाई तुमको जाके ढूंढना है पिताजी को कहाँ हैं। तो उस वक्त हमारे मामा जी का इलाज चल रहा था टीबी सैनिटोरियम में रायपुर के पास में। तो एक अंदाज़ा था कि शायद वो वहाँ कहीं होंगे। तो मुझे माँ ने बस में बैठाया आरंग से। एक बस में मैं रायपुर आया, रायपुर में फिर दूसरी बस बदला, दूसरी टिकट लिया और मैं जो टीबी सैनिटोरियम है टाटीबन, वहाँ गया। तो इत्तेफाक से वहाँ पिताजी मिल गए। वहाँ एक छोटी सी होटल वो चला रहे थे। अचानक उन्होंने जब मुझे देखा तो वो रोने लग गए कि उनको अंदाज नहीं था कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में उनको ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाऊँगा। तो मेरे कारण रायपुर में इनके पिताजी, माँ और भांचा गिरजा शंकर, पूरा फैमिली महोबा बाजार रायपुर आ गए। रायपुर में आने के बाद ये था कि अब पिताजी काम क्या करें। काम ऐसा कुछ था नहीं, पूंजी नहीं थी कि जिससे कुछ नया व्यवसाय कुछ किया जा सके। तो ये हुआ कि चना जो होता है वो बेचने का काम किया जाए। 4 बजे चना को उठा के ले जाना और चने को उठा के ला के दुकान में रखना, ये काम उसका हुआ करता था। तब दौर ये था कि किसी दिन यदि हमको बुखार आ गया और पिताजी को बताया कि आज बुखार है, तो दवा देने या ये पूछने के बजाय कि तुम आराम करो, डांट पड़ती थी कि आज चना कौन बेचेगा, तुम बीमार पड़ गए तो बुखार भी आ जाए, बीमारी पड़ जाए तो हम बताया नहीं करते थे कि हमको तबीयत खराब हो गई है। और उस दौर में ये लगता था हमको कि शायद हमारे माँ बाप, हमारा परिवार जो है हमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। ये समझ तब नहीं थी
कि उनके पास प्यार करने के लिए वक्त ही नहीं है। उनका पूरा वक्त जो है वो आपको 2 वक्त की रोटी नसीब कराने में ही लगता था। दिखाने की प्यार को वो उसी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। घर के हालातों की वजह से उनकी दुनिया घर के बाहर बनने लगी। किसी डिबेट जैसा कुछ प्रोग्राम था, उसमें मैं गया था, तो वहाँ मेरी मुलाकात एक शकुंतला शर्मा नाम की महिला से हुई। उनकी लड़की भी आई थी उस डिबेट में भी था। उनकी 4-5 बेटियां थी, एक बेटा था। उन सब से इतना अपनापन हो गया कि लगभग वो अपने घर अपने परिवार जैसा हो गया, और वो मोहब्बत, वो संबंध आज भी कायम है। उस समय जो खड़ा हुआ, बीच में बोझा लाद लाद के जाता था। 4 कप नहीं थे, पर वह रे गिरजा, और आज गिरजा मेरे पास भी। बचपन में माता पिता से जिस मोहब्बत की अपेक्षा उन्हें थी, वो जीवन के संघर्षों और परिवार की आर्थिक हालत की वजह से गिरजा भैया को मिल न सकी। फिर भी जो एक खास चीज उन्हें अपने पिता से मिली, वो था आत्मस्वाभिमान का भाव। आत्मस्वाभिमान हमेशा उनके टॉप में रहा। उस वक्त खाने को होता नहीं था, तो रोटी बनाकर ये था कि इसी में डुबा के खाते हैं। दाल है, सब्जी है, वो सब तो होता नहीं था, तो हम पानी में डुबा के खाया करते थे। लेकिन कभी किसी को बताया नहीं कि हम लोग किस तरह जी रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखो, घर की बात जो है घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी हमारे हालात हैं उसका मुकाबला हम ही लोगों को करना है, किसी और को नहीं। भले ही उनका बचपन मुश्किलों से भरा था, मगर गिरजा भैया के भीतर के बच्चे का मन तब भी मस्ती और आनंद से भरा था। हम लोगों की गिनती बदमाश छात्रों में होती थी। हालांकि हम लोग पढ़ने में और बाकी तमाम चीज़ों में सिंसियर थे, लेकिन स्कूल की क्लास गायब करके पिक्चर देखने जाना ये एक हमारी आदत थी। हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, तो लगभग हर क्लास में हर टीचर ने हम लोगों को डिबार कर रखा था। तो क्लास में पढ़ाई हमारी होती नहीं थी, लेकिन पढ़ाई को लेकर सिंसियर नहीं थे ऐसा भी नहीं है। और इसी कारण होता यह था कि जब रिजल्ट आता था तो नंबर हम लोगों के हमेशा 70, 75, 80% होते थे, और हम लोग एग्जाम के आखिरी दिनों में खूब पढ़ाई करते थे। मैं एडवेंचरस कभी नहीं रहा, लेकिन कभी कभी कुछ एडवेंचर जो हो जाते हैं वो हुआ कि मेरा एक दोस्त था जनार्दन राव, उसके पिताजी रेलवे में टीटी थे। उसने अचानक कहा चलो चलते हैं कलकत्ता। हमने कैसे जाएंगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। उन दिनों हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे। अरे चलो यार, मारो गोली, कुछ नहीं होता, बोले अपन घूम के आते हैं। बिना किसी तैयारी के हम लोग ट्रेन में चढ़ गए, और बिना टिकट के किसी से कुछ बोलते बताते कुछ करते हुए हम लोग जो है वो कलकत्ता पहुंच गए। अब कलकत्ता घूमना है तो कैसे घूमें, तो मुझे बहुत ठीक याद नहीं है, लेकिन बिना पैसा कुछ खर्च किए हम लोग पूरा कलकत्ता 3 दिन घूमते रहे। उसके बाद जगह कि नहीं, अब लौट आना चाहिए, और हम लोग वैसे ही बिना टिकट के कलकत्ता से रायपुर आ गए। पढ़ाई चलते चलते ही कुछ नया करने की धुन गिरजा भैया को मुंबई खींच लाई। बम्बई गया, लिखने पढ़ने का शौक था, तो सोचा कि वहाँ कुछ काम किया जाए। धर्मयुग, सारिका, नवभारत टाइम्स, माधुरी, तमाम मैगजीन वहाँ से निकलती थी, और बड़े नाम अरविंद कुमार, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, महावीर अधिकारी, ये तमाम संपादक थे वहाँ पर। मैं सीधे चला गया उनके पास। तब बड़े से बड़े संपादक या बड़े से बड़े लेखक के पास पहुँचना बहुत आसान हुआ करता था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं बम्बई आया हूँ और हीरो बनने नहीं आया हूँ, लिखने पढ़ने आया हूँ। तो थोड़ी सी उनकी दिलचस्पी भी हुई। महावीर अधिकारी ने तो तुरंत ये कहा कि तुम्हारा यहाँ क्या व्यवस्था रहेगी। तो मैं कहा, सब रहने की तो व्यवस्था है, बाकी तो ठीक है, तुम हर हफ्ते एक कॉलम लिखो, तुमको 40 रुपये हम देंगे। आज इतने बड़े संपादकों से किसी नौसिखिया का मिलना लगभग असंभव है, लेकिन तब ऐसी स्थिति नहीं थी। ये उन संपादकों का ग्रेटनेस था कि वो नए लोगों को इनकरेज करते थे। वहाँ कुछ दिन रहा, लेकिन जो मानसिकता थी वो देहाती थी, छोटे शहरों में रहे हुए। तो जो बम्बई का जो बड़ापन है वो एकदम खलने लगा, और मैं कुछ दिन रहकर वहाँ से वापस आ गया। शायद है कि मैं वो दिन थोड़े गुजार लेता और वहाँ रह लेता तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती, बट मैं वापस रायपुर आ गया। यहाँ आने के बाद मेरी नौकरी लग गई थी LIC में। नौकरी में बहुत मन तो लगता नहीं था, लेकिन घर की ज़रूरतों के लिहाज से वो नौकरी बहुत ज़रूरी थी।
तो वो ज़रूरतें तो पूरी होती रही, लेकिन मेरी जो अपनी ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हुई। तो फिर मैं वहाँ थिएटर में आ गया और शौकिया तौर पर कुछ थिएटर करने लगे। मुझे दिखाई पड़ रहा था कि एक करीबन 20-21 बरस का तरुण हर तरफ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, और मैं एक पतले दुबले लड़के को इधर से उधर दौड़ते हुए देखती रही थिएटर के प्रति उसके प्यार को। मेडिकल कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो गिरजा भैया हमारे नाटक के डायरेक्टर हुआ करते थे। तीनों हिस्सों में जो हम लोगों ने फर्स्ट MBBS, सेकेंड MBBS, थर्ड MBBS किया, तीनों में गिरजा भैया ने ही हम लोगों को नाटक डायरेक्ट किया, और बहुत अच्छे से अच्छे नाटक हम लोगों ने उस वक्त खेले थे रायपुर में। तो लगातार उनके साथ काम करने का, उनके संपर्क में रहने का जो अवसर मिला, वो मैं तो जीवन भर नहीं भूल सकता। गिरजा भैया से वही पहली मुलाकात थी, एकदम दुबले पतले छर्रे बदन के, बाल बिखरे बिखरे से एकदम, और एक सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब 1 मिनट में यहाँ 1 मिनट में वहाँ। देशबंधु के संपादक जो ललित सुरजन हैं, वो रेगुलर हमारे थिएटर में आते थे और हमारे संरक्षक की तरह थे। तो ऐसे ही उन्होंने एक दिन बातचीत करते हुए कहा, यार कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई विश्वास का कोई मिल जाए बोले तो बहुत एक्सपांशन बहुत कर सकते हैं। मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा, ऑफिस गया अगले दिन और मैंने रिज़ाइन कर दिया। अगले दिन मैं गया देशबंधु में और बताया ललित जी को कि मैंने वहाँ रिज़ाइन कर दिया है और ये है। वो चौंक गए। उस वक्त उस नौकरी को छोड़ने का, सरकारी और देशबंधु में जाने का जितना विरोध मेरा हुआ मेरे अपने लोगों के जरिए, मैं समझता हूँ कि वो सलीम और अनारकली का भी उतना विरोध नहीं हुआ होगा। एक पत्रकार में कुछ गुण होना चाहिए जो हमने काम करते हुए समझे। एक तो याददाश्त बहुत अच्छी हो, और मेहनत करने की क्षमता हो, लगन हो, पढ़ने लिखने से कुछ ताल्लुक हो, कि आपको देश दुनिया के बारे में पता हो चीज़ें, और सबसे बढ़कर कि एक रिपोर्टर को खास करके बहुत बड़ा गुण है वो कि आप कितने जल्दी किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं या किसी का विश्वास आप हासिल कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि गिरजा में ये सारे गुण पत्रकार थे वो, और उनके लेखन की गूंज उन्हीं दिनों से आने लग गई थी। गिरजा शंकर अपने रचनात्मकता में हमेशा से बड़े आम आदमियों के करीब रहे हैं। उनके लेखन का, उनके संस्कार में एक आम आदमी हमेशा बसता है। उनके पास में अच्छी भाषा है। आजकल लोग जो है उनके पास कहने को होता है लेकिन अच्छी सुलझी हुई भाषा नहीं होती है। मैं जब जर्नलिज्म में आया तो उस दौरान विलेज रिपोर्टिंग का बड़ा जोर था, और हमारे अखबार में और हमारे संपादक ललित सुरजन खासकर उनका बहुत आग्रह था कि गाँव में जाकर उनकी ज़िंदगी पर हमको स्टोरी करनी चाहिए। तो हम लोग बहुत सारी स्टोरी विलेज रिपोर्टिंग पर करते थे। उसी दौरान मेरे जहन में आया कि आदिवासियों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि वो विकास की तमाम जो उपाय हैं, अस्पताल है, नल पानी है या कुछ और इस तरह का है, उसको वो स्वीकार नहीं करते, वो चाहते नहीं कि वो सब हो, उनकी अपनी एक ज़िंदगी है। मैंने जानने की कोशिश की बस्तर में जाकर कि क्या वाकई आदिवासी जो हैं अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाहते या साफ़ पानी नहीं पीना चाहते, और उस तरह से उन लोगों के साथ बात करते हुए 2-3 दिन कुछ गुजारते हुए मैंने स्टोरी की, और फिर वो स्टोरी को स्टेट्समैन का नेशनल अवार्ड मिला और बहुत सराहा गया। सतीश रे अपनी फिल्म की शूटिंग रायपुर में कर रहे थे सदगति की, तो उस पूरे 1.5 महीने उसकी पूरी निर्माण की प्रक्रिया में मैं उनके साथ था। ये इत्तेफाक है कि जिस दिन शूटिंग ख़त्म करके उनकी टीम कलकत्ता लौट रही थी, उसी ट्रेन से मुझे भी जाना था कलकत्ता स्टेट्समैन का अवार्ड लेने के लिए। वहाँ अवार्ड मिलने के बाद एक कायदा है कि आप जहाँ जो जाना चाहें वो वहाँ ले जाते हैं, मंदिर है या किसी और जगह है या किसी से मिलने के लिए है। तो वहाँ 2 लोगों को जानता था मैं कलकत्ता में, एक सतीश रे और एक उषा गांगुली। क्योंकि सतीश रे अभी ताज़ा साथ में था उनके, तो मुझे लगा कि उनसे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा साहब मुझे वहाँ जाना है। जो मेरा होस्ट था वो चौंक गया, बोले क्या बात कर रहे हैं आप, महीनों से दर्जनों पत्रकार यहाँ बैठे हैं, उनको इनकी एक झलक पाने के लिए, वो तो संभव नहीं है, और आप कहते हैं कि सतीश रे से मिलना है। तो मैंने कहा साहब मैं तो उन्हीं से मिलना चाहूँगा। तो ये तय हुआ कि ठीक है, मैं तुमको उनके दरवाजे तक मैं पहुँचा दूँगा, आगे आप जानिए। मैं ठीक है। 2nd फ्लोर में रहते थे वो, हम गए उनके घर,
मैंने बेल दबाया, बोधी ने दरवाज़ा खोला और जैसे दरवाज़ा खोल के देखा सामने, वो एकदम लिपट गई। ओ गिरजा तुम। मैं अंदर गया। अंदर मोनिका थे। मोनिका अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे बातचीत होती रही। ये जो मुलाकात थी वो मेरे लिए वाकई बहुत सुखद थी और बाकी लोगों को बेहद चौंकाने वाली। मेरे शहर कलकत्ते में सुना कि उसे बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है पत्रकारिता के लिए, तो जैसे कि अपने बच्चे पर गर्व होता है, वैसे उस तरुण गिरजा के प्रति मेरे मन में एक गर्व हुआ था। ख्यातिनाम पत्रकार बनने के लिए गिरजा भैया को कुछ एक बाधाओं को भी पार करना पड़ा और उनमें से एक थी अंग्रेजी भाषा। मुझे अंग्रेजी बिल्कुल आती नहीं थी। हुआ यह था कि जब स्कूल में पढ़ते थे हम, तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। उस आंदोलन के हम अगुआ थे। अंग्रेजी हट गई और अंग्रेजी से हमारा कोई ताल्लुक रहा नहीं, जर्नलिज्म में आ गए। मेरा सिलेक्शन हो गया थॉमसन फाउंडेशन के एक कोर्स में, डेवलपमेंट जर्नलिज्म के। जब मैं कोर्स में पहुंचा और गेट में घुसा तो मालूम पड़ा कि वहाँ यदि हंसना भी है, सांस भी लेना है, तो अंग्रेजी में। बड़ी दिक्कत। चलिए कोई बात नहीं। वहाँ कायदा था कि सुबह आपको एक स्लिप में नाश्ते में क्या खाना है या दोपहर में खाने में क्या खाना है वो लिख के देना पड़ता था, वो अंग्रेजी में। मुझे अंग्रेजी में न सब्जियों के नाम मालूम, न कोई खाने के नाम मालूम। 2-3 दिन बहुत तकलीफ हुई, ले दे के दिन गुजरे। जो पहली छुट्टी हुई तुरंत भाग के मैं बेंगलोर गया। वहाँ किताबें ढूंढा जिसमें सब्जियों के नाम, खाने के नाम सब हों। उसके बाद फिर मेरा खाना वाना हुआ। बाद में मैंने देखा कि यदि जर्नलिज्म में आगे काम करना है तो अंग्रेजी जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी, काम चलाओ अंग्रेजी जो है, अब काम चल जाता है। जिन परिवारों में उनका आना जाना था वहाँ भी इंग्लिश बहुत बोली जाती थी, पर वो अपनी जो इंग्लिश से रूबरू होकर जिस प्रकार से सकरी गलियों से निकलते हुए चले आते थे, उसके किस्से जब हमें सुनाते तो हम बहुत एंजॉय करते थे। गिरजा भैया को अपने परिवार के एक सदस्य का बहुत ख्याल था। वो पूरे परिवार में सबसे अधिक उसी से प्रेम करते थे और वो थी उनकी छोटी बहन मीनू। इनकी छोटी बहन थी मीना नाम की, उसी से इसका प्रेम ज्यादा था। वही इसको खिलाती पिलाती थी, उसी का कहना मानता था ये। सुबह उठते ही उनके नाम पे मीनू, कभी हुआ क्या जरूरत है, क्या चाहिए, वो पूरा करती थी। मैं चला गया बस्तर एक स्टोरी करने। 2 दिन वहाँ रहा और पता नहीं क्यों रात को मुझे लगा अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। मैं रात को 12 बजे वहाँ से गाड़ी उठाया और मैं रायपुर आ गया। 4 बजे के आसपास सुबह मैं पहुँचा तो मीनू तड़प रही थी। हुआ था उसको निमोनिया हो गया था और जो कुछ इलाज जो डॉक्टरी चलता है वो तो चलता रहा, लेकिन वो साथ साथ झाड़ फूक भी चलता रहा, क्योंकि वो निमोनिया में कुछ अनाप शनाप कुछ बात करती थी। फाइनली जब मैं आया तब तक तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी और फिर उसको मैं तुरंत हॉस्पिटल ले गया, एडमिट किया। 1.5 दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन उसको बचा नहीं पाए, उसकी डेथ हो गई। डेथ हुई तो हम लोग सब शॉक थे। मेरी जिंदगी में पिताजी के पहले ये पहली डेथ थी। घर परिवार के लोग और दूसरे लोग बेटी के नहीं रहने पर रो रहे थे, दुख मना रहे थे। मुझे नहीं रोना आया, मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे लगा कि ऊपर वाले ने इसको हमसे छीन कर बहुत बड़ा न्याय किया है। दरअसल उसकी उम्र उस वक्त 16-17 साल रही होगी। 2 वक्त का खाना तो नसीब था नहीं। जाहिर है 2-3 साल बाद उसकी शादी करनी होती, तो शादी तो हम कर ही नहीं पाते। तो शादी के नाम पर कोई बहुत ही ख़राब किस्म का कंप्रोमाइज़ होता और उसकी पूरा ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाती। तो ऊपर वाले ने कहा देखो भाई, इसको अब संभालना, आगे पालना पोसना बढ़ाना ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसको मैं ले आता हूँ अपने पास, ये मेरे पास रहेगी। जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों से निकलकर गिरजा भैया पूरी तरह से फिर से पत्रकारिता में व्यस्त हो गए। मगर अब उनके परिवार को चिंता होने लगी उनकी शादी की। पहले तो शादी नहीं करूंगा बोलता था, बहुत मुश्किल से फिर इन्होंने पकड़ में आए और शादी की है। शादी का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बहरहाल ये हुआ कि किस तरह से इसको टाला जाए। तो मैंने पिताजी से इस बारे में बहुत अनिच्छा जाहिर की। तो पिताजी ने एक सवाल मुझसे पूछा, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि शादी तुम करना है या नहीं करना है, यदि तुम्हारा कहीं कोई इश्क है, कोई मोहब्बत है, कोई इंटरकास्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी करना है
तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब बता दो, जब लड़की वाले अपना प्रस्ताव लेके आते हैं तो उनको मैं क्या जवाब दूं? तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा नाम है, कहीं से अपंग नहीं हो, कहीं बीमार नहीं हो, तो तुम में कोई ऐसी अयोग्यता नहीं है जिसको कि मैं मना करने के लिए बहाना बनाऊं। ये बड़ा मुश्किल सवाल था मेरे लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, जितने प्रस्ताव को आप अपने स्तर पर मना कर सकते हैं आप मना कर दीजिए, और जहां मना करना संभव ना हो वहां ऐसा करेंगे, मैं जाऊंगा लड़की देखने और तय पहले से रहेगा कि मुझे नहीं बोलना है। जो पत्नी है नंदिनी, उसका भी यही हुआ कि मैं देखने गया, न मैंने उसको देखा ना उसने मुझे देखा, और घर आके हमने मना कर दिया। बात वहां खत्म हो गई और महीने 2 महीने कोई हलचल नहीं हुई। तो मुझे लगा कि शादी का सिलसिला अब खत्म हो गया है। अचानक एक दिन हमारे एक मित्र थे जी.के. अग्रवाल, उनके घर से बुलावा आया सुबह कि आपको बुला रहे हैं। मैं गया तो देखा पूरे परिवार के लोग और कुछ और लोग वहां इकट्ठा हैं। मैं जैसे ही हॉल में घुसा तो वैसे ही मुझसे कहा गया कि बताओ पसंद है कि नहीं। मैं बहुत ठीक ठाक समझ पाता, देख पाता, उसके पहले सबने कहा कि नहीं ठीक है, पसंद है, ठीक है, और वो बात वहां खत्म हो गई। मैं घर आ गया, मैं बहुत गुस्से में था। पिताजी घबरा गए उससे। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ऐसा है कि कई बार तो सगाई हो जाती है, कुछ संस्कार हो जाते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं। अभी तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, हम मना कर देते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि जब शादी को लेकर या पत्नी को लेकर जहन में कोई सोच ही नहीं है तो किसी भी लड़की को किस आधार पर मना किया जाए। मैंने अचानक पिताजी से कहा नहीं, अब आगे बढ़िए। जैसे ही मैंने अपनी सहमति या हाँ जब मैंने कहा तो पिताजी के आंखों में एक खुशी और एक चमक इतनी जबरदस्त मैंने देखी कि आज भी वो मेरे आंखों में समाई हुई है। मैं उसको कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं कर पाता। इतना खुश मैंने पिताजी को कभी जीवन में नहीं देखा, और शायद उनको मैं अपने पूरे जीवन में कोई खुशी दे पाया तो सिर्फ यही एक खुशी थी, वरना पूरे जीवन भर उन्होंने मेरे लिए संघर्ष किया, मेरे लिए बहुत सारे दुख झेले। शादी के बाद गिरजा भैया के जीवन में एक और बड़ी घटना घटी और वो थी उनके पिता की मृत्यु। उस दौरान एक कैंसर ठीक करने का दावा करने वाला एक आदमी यहाँ इलाज करना शुरू किया। पूरे देश भर से लोग, बड़े बड़े लोग, मंत्री, अफसर आ रहे हैं उसके पास इलाज कराने के लिए। मुझे लगा कि कैंसर का इलाज इससे कैसे हो सकता है। बहरहाल मैंने वो दवाई ली, उसका केमिकल टेस्ट कराया, वहां निकला वो अफीम था। मैंने खूब बड़ी स्टोरी उस पर छापी कि ये फ्रॉड है और ये सब कर रहा है। वो यहाँ भी छपा देशबंधु में, फिर वही दिल्ली के अखबारों में, मैगजीन में भी छपा मेरे नाम से। तो उसका धंधा पूरा बैठ गया, लोग आना बंद हो गए। उसे धमकी चमकी शुरू की कि कुछ लोगों को भेजना रात को 12 बजे 2 बजे डंडा लेकर कि साहब से खंडन छापिया, वो हमारा इलाज नहीं कर रहे हैं, हम मर जाएंगे, और हम मर जाएंगे तो जिम्मेदार आप होंगे, हम आपको मार डालेंगे। ये सिलसिला करीब 1 महीने तक चलता रहा। शादी के 4-5 दिन बाद मैं दफ्तर से लौटा प्रेस से, तो रात को 12-1 बजे के आसपास। तो पत्नी ने कहा कि गर्मी बहुत है, तो हमने कहा चलो आज छत में सोते हैं। हम लोग चले गए ऊपर, पिताजी मेरे जगह पर आके सो गए। 4 बजे कुछ लोग आए, हमला किए और पिताजी को चाकू से उन्होंने वार कर दिया उस पर। कुछ हल्ला गुल्ला हुआ, ऊपर से भागते भी नीचे आए, देखा तो खून बिखरा हुआ है और पिताजी पेट पकड़े हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि जो लोग महीने भर से जो धमकी चमकी कर रहे थे उन लोगों ने हमला किया या कोई और था या जो भी था। बहरहाल तुरंत उनको अस्पताल ले गए और अस्पताल में करीब 15-20 दिन उनका इलाज चला। कुछ ठीक भी हो रहे थे, अचानक जो है वो सांस में तकलीफ हुई और उनकी डेथ हो गई। इलाज के दौरान दवा लेने को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर कभी वो थोड़ी जिद करते तो मैं डांट दिया एक दिन मैंने। फिर मुझे रोना आ गया। मैंने कहा तुम बुरा तो नहीं मान गए? तो कहे नहीं बेटा, बोले तुम्हारी किस बात का बुरा मानो। बोले एक चीज़ उनकी रही, जिस समुदाय जाति से हम आते हैं वहाँ पर लिखना पढ़ना, संगीत करना, थिएटर करना, ये किसी ने आज तक नहीं किया था। मैं अकेला था। इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग पिताजी को शिकायतें खूब करते थे कि तो तुम्हारा लड़का ऐसा कर रहा है, तुम्हारा लड़का ये कर रहा है, ये है वो है।
पिताजी की एक ही बात थी, वो क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। इतना मुझे मालूम है कि गलत कभी नहीं कर सकता वो जो करेगा सही करेगा। मुझे अपने माँ बाप को उस वक्त देखता था मैं, और आज भी देखता हूँ, तो मुझे मैक्सिम गोर्की की जो का उपन्यास है माँ, वो मुझे हमेशा याद आता है। और मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप जो हैं वही कैरेक्टर हैं। उस माँ को नहीं मालूम कि उसका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन मेरा बेटा सही कर रहा है और उसके हर काम में आगे बढ़कर क्रांति तक अंजाम देती है। तो लगभग बिल्कुल वैसा ही मेरे माँ बाप थे, यहाँ तक कि जब हम कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए और वहाँ काम करने लगे, मजदूरों और किसानों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। कम्युनिस्ट होने की भी अपनी कहानी है। स्कूल का आखिरी दौर था, अखबारों में एक सुधीर मुखर्जी नाम का आदमी था, उसके भाषण छपते थे, बड़े एग्रेसिव, बड़े क्रांतिकारी, और समाज में जो खराबियां हैं उनको लेकर। हम लोग भी कहीं ना कहीं ये महसूस करते थे कि जो समाज में हम रह रहे हैं, जो सामाजिक हमारी व्यवस्था है, वो बहुत ठीक ठाक नहीं है, इसमें तब्दीली की जरूरत है। हम 2-3 दोस्तों ने तय किया, यार इस आदमी से मिला जाए, इतना बढ़िया भाषण देता है। हालांकि हमने भाषण कभी सुना नहीं, केवल अखबार में पढ़ा था। हम लोग मिलने चले गए कि चलो चलते हैं। तो ये जयराम टाकीज जो है शारदा चौक पे, उसके ऊपर एक छोटी सी मतलब कच्ची इमारत है, उसके ऊपर एक छोटा सा कमरा, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस था। क्या हम तो वहाँ 1-2 लोग बीड़ी पीते जमीन में बैठे हुए हैं, कुछ लोग इधर बैठे घूम रहे हैं। एक बुढ़ा एक कुर्सी पे बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है। हमने कहा भाई सुधीर मुखर्जी कौन है, क्यों, क्या बात है? हमने कहा नहीं, उनसे मिलना है। तो आप बताइए मैं सुधीर मुखर्जी कौन है, कहाँ है? क्या मैं हूं? बोले। हम लोग लगा बिल्कुल कि आसमान से गिर के बिल्कुल जमीन में पटक गए। हमारे जहन में था कि सुधीर मुखर्जी मतलब एक क्रांतिकारी यंग भगत सिंह जैसा कोई आदमी होगा, ये तो बुढ़ा है बिल्कुल, ये कैसे क्रांतिकारी हो सकता है? बहरहाल 2-4-5 मिनट बात करने लगे। जब निकलने लगे तो उन्होंने मेरे गाल पे ऐसी थपकी दी। उनके विचारों का या हमारे अपने समाज को बदलने की जो समझ थी, उसका क्या असर था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस थपकी का असर हुआ और मैं अगले दिन से उनका शिष्य हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो गया। मैं और गिरजा साइकिल में बैठ करके हम लोग कुम्हारिता के डीएमसी में जाते थे, सुधीर मुखर्जी के साथ सुधीर मुखर्जी के रैली में भाग लेते थे। ये ठीक वैसा ही है कि एक हल्का सा प्यार मुझे सरकारी नौकरी से देशबंधु में ले आया, तो एक हल्का सा प्यार कम्युनिस्ट पार्टी में ले आया। और मैं हमेशा सेंटिमेंटल रहा। मैंने जिंदगी में जो भी किया, जो भी फैसले लिए, कुछ कैलकुलेट करके नहीं, इमोशंस में, सेंटिमेंट्स में सारे फैसले लिए। और मुझे कतई कोई अफसोस नहीं है कि मैंने जो फैसले लिए उसका क्या अच्छा बुरा हुआ। पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में उन्होंने एक ऐतिहासिक रिपोर्टिंग की। एक जुनून था कि कुछ नया करना है, जो यूजुअल जर्नलिज्म में हो रहा है उससे अलग हटके करना है। एक हमारे दोस्त थे जेल सुप्रिटेंडेंट, उन्होंने बताया कि जेल में एक आदमी को फांसी लगने वाली है। हमने कहा इसकी रिपोर्टिंग करनी है। कहे नहीं, अलाउड नहीं है ये भारतवर्ष में कहीं पर भी ये देखना। तो किसी तरह जुगत जमा कर हमने उसको देखने का इंतजाम कर लिया। अपनी आंखों से उस कैदी को फांसी लगते हुए जेल के अंदर हमने देखा और उसकी रिपोर्टिंग की। जब रिपोर्टिंग की और छपी, तब तक हमको अंदाज नहीं था कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। लेकिन छपने के बाद पूरे देश में जिस तरह से उसको लेकर चर्चाएं हुई और लोगों की तारीफें आने लगी, तब मालूम पड़ा कि ये भारतवर्ष में पहली बार किसी ने फांसी को देखकर रिपोर्टिंग की है। दूसरा कोई उदाहरण उसका नहीं मिलता। तो उस रिपोर्ट से देश भर में तहलका मच गया। हमने बैजू को फांसी पर चढ़ते देखा। गिरजा शंकर जी उस ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के हैं, जो कोई भी स्टोरी करते थे तो उनको पढ़कर न सिर्फ आपको जानकारी मिलती थी, बट आपको लगता था कि इसमें ट्रेमेंडस इंटेलेक्चुअल इनपुट दिया है। उनके लेख आज भी न सिर्फ सारगर्भित होते हैं, बल्कि उनको पढ़कर कहीं ना कहीं जो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसका प्रदर्शन होता है। ये विलक्षण पत्रकार थे और इस रूप में कि जो मुझे अभी तक याद है कि कई रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स। मैं ये कहूँगा कि अगर सहारा चैनल इतना पॉपुलर हुआ तो उसमें एक बड़ी वजह गिरजा शंकर जी भी थे। पत्रकारिता में एक जमाने में राजेंद्र माथुर का एक परिवार हुआ करता था, प्रभास जोशी का हुआ करता था,
और भी कई लोगों का रघुवीर सहाय का हुआ करता था। लेकिन उनके अब इस समय कोई ऐसा वट वृक्ष जैसा व्यक्तित्व नहीं है हमारे बीच, जिसका एक बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार में तरह तरह के लोग शामिल हैं। तो गिरजाशंकर जी उस अभाव को पूरा कर रहे हैं और वो हमारे समय में उनका होना एक ऐसी आश्वस्ति का होना है जिनसे बात करके और मिल करके आप जिंदगी के लिए थोड़ी सी उम्मीदें हासिल कर सकते हैं। 1984 में देशबंधु अखबार ने उन्हें रायपुर से भोपाल भेज दिया। घोषित रूप से तो भोपाल भेजे जाने की वजह एडिशन नया लॉन्च करना बताया गया, लेकिन मुझे लगता है कि 76 में मैं जर्नलिज्म में आया और 78 में फांसी की आंखों देखी रिपोर्टिंग होना, उसके बाद सत्यजीत रे जैसी हस्ती के साथ में पूरी एक फिल्म उनके साथ रहने का मौका मिलना, 82 में स्टेट्समैन का नेशनल अवार्ड मिलना, हो सकता है कि ये तमाम भी कारण हो मुझे रायपुर से भोपाल भेजे जाने के। लगभग 1 साल मैं भोपाल में रहा। इस दौरान मेरी बच्ची पैदा हुई थी और उसके 1 महीने बाद ही मैं चला गया था, तो छोटी बच्ची यहीं थी। उस 1 साल जो मैं रहा, मुझे लगता है कि उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि परिवार के साथ मेरा कोई लगाव अब तक नहीं रहा है। तो मुझे लगा नहीं, परिवार को हमको देखना है। बचपन तक तो पापा मेरे साथ कभी रहे ही नहीं, मतलब 6 तक पापा मेरे साथ कभी नहीं रहे। मतलब वो दिन भर सिर्फ प्रेस में रहते थे, तो पापा को ये तक नहीं मालूम था मैं कौन सी क्लास में हूँ, कहाँ हूँ, क्या, कुछ नहीं। कब आए और कब गए हमको तो कभी पता ही नहीं चलता था कि 1:30 बजे, 2 बजे रात, 3 बजे रात कब आ रहे हैं, कुछ नहीं। आ गए, कभी दरवाज़ा नींद में ही खोल दिया और आके सो गए। दरअसल मेरी दिक्कत ये है कि मैं जहाँ होता हूँ वहाँ खो जाता हूँ। मैं जब तक देशबंधु में रहा, देशबंधु के बाहर मेरी कोई दुनिया नहीं रही। हालांकि मैं उस दौरान बहुत सारे राष्ट्रीय अखबारों में, पत्रिकाओं में लिखता था और उन लोगों से मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात थे और वहाँ जाने के सारे अवसर थे, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं, मैंने विकल्प के साथ जीवन मैंने कभी नहीं जिया। फिर 93 में मैंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद जो परिवार के साथ रहना, उनकी चिंता करना, उनके साथ लगाव करना जो शुरू हुआ, वो आज तक कायम है। वो पाला है जब से, घर पे ही रहना, पूरा टाइम देना, बच्चों को देना या बाकी फैमिली को भी देना, वही रहता है। 2003 में मैं पहली बार दिल्ली गया चुनाव एनालिसिस के लिए टेलीविज़न पर, तो मुझे लगातार करीब 2-2.5 महीने दिल्ली रहना पड़ा। ये पहली बार था भोपाल आने के बाद कि मैं परिवार से लगभग 2-2.5 महीने तक अलग रहूं। क्योंकि वो अचानक जाना हुआ तो कुछ ऐसी तैयारी भी नहीं कर पाया था कि घर में की क्या व्यवस्था रहेगी। लेकिन उन 2-2.5 महीनों में सारा जो परिवार का, घर का संचालन पत्नी ने किया और इतनी बखूबी से किया कि लौटने के बाद मैंने वापस घर की व्यवस्थाओं में अपना हाथ डाला ही नहीं। तब से आज तक घर की सारी व्यवस्थाएं, सोशल ऑब्लिगेशन, फैमिली ऑब्लिगेशन, घर को चलाना, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि आर्थिक व्यवस्थाएं भी, वो सारा कुछ जो है वो पत्नी के जिम्मे है। मैं कुछ भी देखता नहीं। अब सिर्फ इतना है कि एक मैं हूँ, लेकिन घर में मेरी कोई ज़रूरत अब बची है ऐसा लगता नहीं है। संग्रह की कोई प्रवृत्ति मेरे में नहीं रही, लेकिन इसने मुझे ताकत दी। मुझे कहीं इसने सुरक्षित दायरे में रखकर आप आराम से बैठ जाइए और समझौता कर लीजिए, वो करने नहीं दिया। पत्नी की, बच्चों की, परिवार की बड़ी चाहत होती है और खासकर तब जब जाने पहचाने पत्रकार के रूप में आपकी पहचान हो। लेकिन कभी उन्होंने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। यदि आधी रोटी घर में है तो वो खुश हैं। तो इस कारण इस आर्थिक तंगी का या संग्रह नहीं करने का या साधन नहीं होने का कोई ऐसा प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा कि जिसमें मुझे लगे कि नहीं यार, अब तो मुझे रास्ता बदलना है या कोई कंप्रोमाइज मुझे करना है। He's been a source of motivation for me always. मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं करना। He'll be the one I know कि हाँ ये है। मैं इनसे कुछ पूछूंगी तो वो हमेशा मुझे ऐसा एडवाइस देंगे कि I won't fail in that advice. संग्रह नहीं करने का जो मेरा भाव था, उसका कुछ नुकसान भी हुआ। हालांकि भौतिक संग्रह और जिस संग्रह की बात कर रहा हूँ उसमें बड़ा अंतर है। सत्यजीत रे, स्वामीनाथन, हबीब तनवीर, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश जैसे बहुत सारे जो ख्यातिनाम लोग रहे हैं, उनके साथ मेरा सानिध्य रहा, लेकिन उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास नहीं है। उनकी चिट्ठियाँ या उनकी तस्वीरें मैं कभी संभाल के नहीं रख सका, सिवा एक चिट्ठी के जो मौनिकदा ने
सदगति फिल्म के प्रीमियर के लिए जो आमंत्रण करते हुए अपने हाथ से चिट्ठी मुझे लिखी थी प्री गिरजा, वो मैंने संभाल के जरूर रखी है। सदगति फिल्म के पूरी प्लानिंग से लेकर शूटिंग ख़त्म होते तक मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला था और उनके वो मौका और वो चिट्ठी मेरे लिए सचमुच यादगार बन गया है। जहां जीवन के बुरे वक्त में लोग दुखी हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, वहीं गिरजा भैया के स्वभाव में एक संभाव है। वो सुख हो या दुख हो, वो सभी परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। जब मेरी माँ की डेथ हुई तो मुझे रोना नहीं आया। घर वाले सब काफी रो रहे थे, सब कुछ था, तो मैंने समझाया कि रोना नहीं है। अब सोचिए कि आपकी माँ जहां भी होगी वहां से देखेगी कि मेरे बच्चे रो कलप रहे हैं, तो उसको कहां से शांति मिलेगी, कहां से उसको खुशी होगी। उसको खुशी तब होगी जब वो देखेगी कि मेरा पूरा परिवार मेरे बिना भी बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत खुश है, तो वो खुश होगी। बुरे से बुरे क्षण में भी मैं खुश रहता हूं। मैं हताशा, चिंता, तनाव, गुस्सा मैं जानता ही नहीं क्या है ये। मैं तो ये मानता हूं कि सही और गलत जैसा कुछ नहीं होता, सब सही होता है। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, मैं जो कह रहा हूं वो भी सही है, और लड़ाई हमारी सही और सही के बीच में है। अपने जीवन में बहुत कुछ पा चुके गिरजा भैया को क्या क्या नहीं कर पाने का मलाल है। संगीत और उसकी दुनिया में यदि मैं जा सका तो जरूर मतलब वो अच्छा होगा। हालांकि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। धुन, उसकी रिदम, वो सब कुछ जो है वो मुझे हमेशा रोमांचित करता रहा है। और खासकर स्टेज में जब परफॉर्म करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है काश मैं यहाँ होता। कभी कभी गुनगुनाते जरूर हैं, अकेले में बैठते हैं, साथ में भी बैठते हैं तो गुनगुनाते हैं। भाई तोला जोगी जाने रे भाई, का जानो लंकापति रावण जोगी जाने रे। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ लोगों का श्रेय होता है। तो गिरजा भैया को भी जो उपलब्धियां हासिल हुई, जो मान सम्मान मिला, उनके लिए वो किन किन लोगों को श्रेय का हकदार मानते हैं? बहुत सारे लोग। कायदे से देखा जाए तो जितने मेरे दोस्त हैं, कहीं ना कहीं मेरे क्रिएशन में, मेरी फैमिली में, मेरे जिंदगी में के हर इवेंट में वो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब हमारी शादी हुई तो मेरा जो कुछ भी रहन सहन या जीवन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। पत्नी का बिल्कुल बैकग्राउंड डिफरेंट था। उसने हर दौर में वो कोप अप करती गई। और आज आलम यह है कि भले ही बहुत पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन मेरे लिखने पढ़ने और जितने क्रिएटिव चीज़ें हैं उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। और भगवान की कृपा से इसको साथ देने वाली इसकी बीबी मेरी, वो यदि साथ दे देते ना तो कहीं के नहीं थे। अब बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गई है। दिन में हर आधा घंटा में हम दोनों की बात होती रहती है। बाकी लोग सब चिढ़ाते हैं कि अरे अब बुढ़ापा में अब ज़्यादा तुम लोग की बातें होती है और ये क्या बात करते हो। 65 साल के जीवन में गिरजा भैया के हजारों व्यक्तियों से संपर्क हुए। रिश्तों के इतने लंबे सफर में बहुत से गिले शिकवे के दौर भी उनके जीवन में आए होंगे। गिला शिकवा जो है मुझे कभी किसी से नहीं रहा। मैं मानता हूं कि कल जब मैं ऊपर जाऊंगा और भगवान के सामने मेरा हिसाब किताब होगा तो वहां पर मेरे कर्मों का हिसाब किताब होगा। वहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि नितिन ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं एक गलत काम किया। नितिन ने क्या किया उसका हिसाब नितिन देगा, मुझे अपना हिसाब देना है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो हर एक व्यक्ति की परेशानियां सुने, समझे और उनके बोलने से पहले ही वो सब कुछ सॉल्व होता जा रहा है, पता ही नहीं चलता। शादी जस्ट लगभग फिक्स हुई थी और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था हैदराबाद में। ऑल ऑफ ए सडन ऐसा कुछ हुआ कि मुझे वो जॉब जम नहीं रही थी। तो मैंने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, लड़की के फादर होने के बावजूद शादी फिक्स हुई है, शादी हुई नहीं है, अगर इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप छोड़ के आओ, अपन कुछ और ऑप्शंस पे वर्कआउट करें। जो एक बहुत बड़ी बात होती है, शादी लगी है बेटी की और इमीडिएट ऐसी बात हो। उनकी बहुत अच्छी खूबी है
कि उनको कोई भी प्रॉब्लम बताओ, उनको प्रॉब्लम लगती नहीं है और हर चीज़ का एक नया पहलू वो दे देते हैं, नया आयाम देते हैं। वो बहुत डायनामिक है और एक वो जब एक 25 चीज़ देखते हैं तो उनको फट से 2 सेकंड में पता चलता है कि ये मतलब वाली चीज़ है और उसको वो पकड़ के उसके ऊपर चिंतन मनन विचार शुरू करते हैं। सिर्फ इमोशंस में ही ज़िंदगी जिया हूँ मैं, उसके बहुत सारे खतरे भी रहे, बहुत सारी उसकी दुविधाएं रही। मन किया कई बार कि इससे मुक्त होना चाहिए, मुझे व्यवहारिक होना चाहिए, वो नहीं हो पाया चाह कर भी। दुनिया से भले ही गिले शिकवे ना रहे हों, लेकिन खुद के दिल में कुछ बातें आज भी खटकती हैं। आज जो कुछ हमारे पास है, जो संपन्नता है या जो ऐशो आराम है, वो आज कई बार ये खटकता है कि काश ये पहले होता तो अपने माँ बाप को भी मैं कुछ उस तरह का सुकून मैं दे पाता। पूरे जीवन ना धन का संग्रह किया, न किसी पद या प्रतिष्ठा के पीछे भागे, तो फिर गिरजा भैया ने धन दौलत नहीं कमाई तो क्या कमाया? एक तो पूरा परिवार, दूसरा दोस्तों की एक बड़ी फौज मैंने कमाई है। थिएटर के बच्चे हों या जर्नलिज्म के हों या दूसरे और भी जो मेरे जीवन में हैं, वो बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और जब कहीं मिलते हैं, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मिलते हैं, किसी और जगह मिलते हैं और लाइन से तमाम बच्चे जब पाँव छूते हुए चलते हैं तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वो सम्मान जो मुझे मिल रहा है वो मेरी बड़ी पूंजी है। गिरिजा शंकर सर हम सभी कलाकारों, रंगकर्मियों के लिए एक अभिभावक की तरह हैं। तो पिछले 4-5 सालों में जितना भी समय सर के साथ बीता है तो एकदम हम लोग सहज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, हम लोगों को बहुत एनर्जी मिलती है। गिरिजा भैया जिससे भी मिलते हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जिससे भी मिलते हैं पहली मुलाकात में ही वो उसको अपना बना लेते हैं। वो एक वट वृक्ष की तरह है, कितने पराये आते हैं और वो उनको लगता है नहीं हम तो जन्मों से साथ हैं, और भैया सबको ऐसे हाथ रखते हैं सिर पे कि कोई थोड़ी देर ये सोचने लगता है कि हम किसके साथ और कहाँ हैं और कैसे आ गए। जब भी मैं मिला हूँ वो अविस्मरणीय है, चाहे वो बचपन में हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे या जब किसी IPS IAS या मुख्यमंत्री के यहाँ साथ में जाते हैं, बैठते हैं। उनसे सारे रिलेशन कैसे मेंटेन करने हैं ये तो उन्हीं से सीखना चाहिए। मतलब इतने बिजी लाइफ के बाद भी वो सारे रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करना है कि कब कहाँ जाना है, भले वो 5 मिनट अटेंड करेंगे पर सारे रिलेशन मेंटेन करते हैं। वो हमेशा स्लीपर पहनकर और सामान्य तरीके से रहना और उसी प्रकार से जिनके साथ में जो संबंध रहे हैं उन संबंधों को भी आज तक निभाना, ये अपने आप में कोई व्यक्ति की सरलता, सादगी और मित्रतापूर्ण व्यवहार और मेल जोल रखना और मेल जोल को लगातार स्थायी बनाए रखना, ये एक सबसे बड़ी बात है। मेरे को जो भी तकलीफ आती थी या जो भी मुझे परेशानी होती थी तो मैं वो सिर्फ गिरिजा से शेयर करता था। वो हर एक के लिए खड़े होते हैं सामने में, उन्हें सिर्फ पता चलना चाहिए कि इनको ये परेशानी है या ही कैन डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन, वो बिल्कुल खड़े होते हैं। उनके पैर की चप्पल बताती है वो किस तरीके व्यक्तित्व हैं। शायद वो साधारण रहकर ही असाधारण व्यक्तित्व हैं। छोटी मोटी बातें सब भैया से मैं शेयर करती थी, भले पूना की हो, पूना मेरा पीहर था और यहाँ ससुराल से। कभी आप कॉल करेंगे, मान लीजिए वो नहीं उठा, एक तो तुरंत उठाते हैं, नहीं उठा पाए, कहीं भी रहेंगे थोड़ी देर में उनका फोन आ जाएगा कि क्या करते हैं। बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं लोगों को, बहुत जल्दी लोगों को ऐसा आभास लगने लगता है कि वो अब मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ। जैसे हर व्यक्ति के स्वभाव में कुछ विशेषताएं होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं, इसी तरह गिरजा भैया के स्वभाव में भी बहुत सी विशेषताओं के साथ साथ एक कमजोरी भी थी और वो था उनका गुस्सा। मेरा परिवार में, न केवल अपने घर में, पूरे परिवार में इतना खौफ होता था कि मैं यदि इस कमरे में बैठा हूं, कोई इस कमरे से गुजर नहीं सकता था, इतना डरते थे मुझसे। और उसकी वजह शायद ये थी कि मेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट थी। आम जो परंपरागत जो जीवन या जो परिवार होते हैं उनसे बिल्कुल अलग था मैं, अपने खुद के परिवार से भी। और दूसरा जो एक बाहरी दुनिया में जो मेरी उपस्थिति रही वो भी कई बार आतंकित करती थी लोगों को। हम बहुत डरते थे उस समय, बहुत गुस्से वाले हुआ करते थे वो, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो इतने सॉफ्ट करना, इतने केयरिंग थे और आज भी हैं कि वो मैं उस समय नहीं समझ पाया।
पहले लोग बात करने से डरते थे, यार जब ऐसे बात करना है रुक यार थोड़ा सोच ले समझ ले, लेकिन अब थोड़ा इतना 10 साल से मैं देख रहा हूँ, अब बहुत पोलाइटली हो गए हैं और सबका ध्यान रखते हैं। स्वभाव भी उनका ऐसा है कि या तो बहुत जल्दी गुस्सा भी होते हैं वो, और प्यार भी बहुत जल्दी उनको आता है। गुड़िया के आने के बाद धीरे धीरे ये हुआ कि मैं उन चीज़ों से मुक्त होता गया, कह लीजिए। अब तो ऐसा है कि मेरे साथ में आप देखेंगे कि वो तमाम लोग जो मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करते थे, बाकायदा बगल में बैठ के मेरी थाली से खाना निकाल के खा लेते हैं, मतलब बिल्कुल इतने सहज रूप से रहते हैं। और जो पुराने लोग हैं वो जब देखते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को तो उनको बड़े आश्चर्य होता है। मेरे छोटे भाई दोनों जो हैं, आज भी बहुत कोशिश करता हूँ कि वो खौफ कम हो और मुझसे बहुत फ्री रहें, बातचीत कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत फ्रीली मुझसे बात नहीं कर पाते। गिरजा भैया का मिजाज भले ही फक्कड़पन वाला हो, मगर उनके जीवन में आए विपरीत हालात कभी उनके फक्कड़पन पर भारी नहीं पड़े। हुआ ये कि पत्नी जो है वो उसको डिलीवरी के लिए एडमिट करना पड़ा अस्पताल में, और कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन था कि उसको 20-22 दिन अस्पताल में रहना था। उस दौरान चुनाव चल रहे थे, तो मैं चुनाव में कहीं गया था रिमोट प्लेस में, मेरे पास खबर आई कि आपको तुरंत बुलाया गया है। मैं आया, 12 बजे के आसपास उन्होंने एक स्लिप दी, कुछ दवाई और कुछ उपकरण लाने के, शायद वो 300-400 रुपए के थे। मेरे पास कुछ थे नहीं, तो वो दवा अब कैसे लाया जाए, उठा पटक यूँ त्यों करता रहा। डॉक्टर को मालूम था मेरे बारे में, मुझे मालूम है ये लेके नहीं आ पाएगा, ये इसका इंतजार मत करो, चलो बोले मैं सब अरेंज करती हूँ। तो लेके ऑपरेशन हो गया, बच्ची हो गई। मैं लौटा उसके बाद, थोड़ी बच्ची कमजोर थी या कुछ कारण था, तो कुछ घंटे के लिए उसको नर्सरी में रखना पड़ा। ठंड का दिन था, 25 दिसंबर। हम कमरे में आ गए। शाम को 6 बजे के आसपास वो डॉक्टर आती हैं कि तो वो ये सामान ले आइए बिछाने के, पहनने के, सब कुछ तरह का, और बच्ची को हम आपके वार्ड में शिफ्ट करेंगे। मेरे पास दवा के पैसे नहीं थे, तो ये सामान कहाँ से लाता मैं। तो मेरी पहली बच्ची, और मैं जो आमतौर पर देखने की झलक होती है, तो मैंने कहा नहीं इसको रहने दो, कल ले आना। वो डॉक्टर परेशान भी, क्या बात है, बोले आपकी बच्ची है, मैं आपको दे रही हूँ, आप कहते हैं अभी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा भाई जो बोल रहे हो वो सामान कहाँ से लाऊंगा। तो वहीं पर मेरे एक दोस्त बैठे थे, वो फिर गया, वो सामान लेके आया, तब मैं उसको ला पाया। गिरिजा भैया की सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी बेटी गुड़िया, और गुड़िया के आने के बाद गिरिजा भैया के दिन कैसे बदले, आइए जानते हैं। और शायद गुड़िया का पैदा होना वो एक टर्निंग पॉइंट था जो भोपाल आने के रूप में सामने आया। और गुड़िया के आने के बाद मैं कहता हूँ कि हर तरफ लगातार बेहतर से बेहतर होता गया। ये संयोग है या क्या है नहीं कह सकता मैं। कैरियर बनाने की तरफ उसका ओरिएंटेशन नहीं होने दिया, सिर्फ इसलिए कि यदि इसको बनाना है कैरियर और आगे बढ़ना है तो कहीं जाएगी बाहर, उसका बाहर जाना, मुझसे अलग रहना मैं नहीं देख पाऊंगा। तो उसको मैंने कहीं उस तरफ जाने नहीं दिया पढ़ने के लिए। पापा का शुरू से था ग्रेजुएशन कर लो, फिर तुमको जो आगे पढ़ना लिखना, तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम्हारे ससुराल वाले जो कराना है वो कराएं। वो हमेशा जो है वो रात में सोती थी मेरे पास, तो वो गले में ऐसा हाथ डालकर वो सोती थी। शादी हो गई, फेरा पड़ गया, और उसके बाद घर आई, सुबह उसकी विदाई है, और रात को जो है सोई तब भी वो ऐसा ही गले में हाथ डाल के सोई थी। अगले दिन उसको विदा होना था। मम्मी से एक बार ना बोलूं या ना मांगू कुछ, पापा से सब, चाहे कुछ लड़ाई हुई हो या कुछ बात हुई हो, वो पापा को सब मालूम थी। मन में वो रहता है कि कहाँ चली गई, वो बोलते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता और ज़्यादा बढ़ा लिए उसके कारण से। दरअसल बच्चे जो हैं मेरे, जो छोटे भाई की लड़की है, दोनों, ये बिल्कुल मेरी वीकनेस है। मेरे लिए तो शायद पापा से पहले बाबा ही आए हैं हमेशा, क्योंकि छोटे से उन्हीं के साथ ही रही मैं ज़्यादा टाइम, मम्मी पापा के पास बहुत कम रही हूँ। और अब बिटिया की 2 बेटियां हो गई, तो वो तो और भी ज़्यादा वीकनेस हो गई। तो अब ऐसा लगता है जिंदगी जो है इन्हीं के साथ जीना है। गिरिजा भैया का परिवार बहुत बड़ा है। इस परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है,
मगर फिर भी वो उनके परिवार के सदस्य हैं। जब से मैंने गिरिजा और नंदिनी को जाना, एक परिवार का व्यक्ति के जैसे मैं जानती हूँ, लेकिन आज तक वो रिश्ता अटूट रहा है। रिश्ते निभाने तो इनको अच्छे से आता है, इन्हीं से हमें सीखना चाहिए। कई सालों से नहीं मिलने के बाद भी रिश्ता जीवंत रहता है इनके साथ। यदि मुझे ये मालूम पड़ जाए कि कहीं कोई सुख दुख है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पहुँचूँ। वहाँ पर मैं अपना मान सम्मान नहीं देखता। मान लीजिए किसी के यहाँ शादी हो रही है, उसका निमंत्रण पत्र मेरे पास नहीं आया और लोगों के पास गया है, तो आमतौर पर यह होता है कि हमको चूंकि निमंत्रण नहीं आया है इसलिए हम नहीं जाएंगे। मेरा उल्टा है, वो मेरा दोस्त है, उसके यहाँ कुछ हो रहा है, उसने मुझे बुलाया, निमंत्रण दिया या नहीं दिया, वो झगड़ा हम बाद में करेंगे। अभी तो मैं जाऊंगा शादी में, मैं न जाकर अपने आप को उस सुख से वंचित कर रहा हूं। ऐसा मान किसी काम का नहीं है। मैं अनुभव किया हूं कि आज तक जितने भी शादी ब्याह या कोई भी उत्सव हुआ है, किसी में मिस नहीं किया है। वो आदमी बराबर आया है, पूरा समय दिया है, मौका पड़ने को पूरा सहयोग भी दिया है। गिरजा शंकर जी उन नामों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन में जन कमाया है। वो हमेशा सतत तैयार हैं किसी के दुख का हरण करने के लिए और उसके जीवन में सुख को बिखेरने के लिए। जिनके सुख दुख में मैं शामिल हो रहा हूँ, वहाँ कुछ बहुत कंट्रीब्यूट मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसके साथ मैं खड़ा हूँ। मैं भी जानता हूँ कि जब लोग मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े होते हैं तो मुझे कितनी ताकत मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो ताकत मुझे अपने तमाम लोगों को देना चाहिए। इतने बड़े परिवार, ढेर सारे सगे संबंधियों और चाहने वालों के बीच भी क्यों एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे गिरजा भैया अपना दोस्त कह सके। अभी कुछ दिनों पहले अचानक मैं सोचने लगा कि मेरा दोस्त कौन है। मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, पारिवारिक मित्रों के रूप में बहुत सारे लोग हैं और सबसे बहुत निकटता है मेरी भी, परिवार की भी। लेकिन जब देखता हूं कि उनमें दोस्त कौन है तो शायद मुझे एक भी नाम दिखता नहीं है। उसमें कहीं नहीं मेरा अपना कोई दोस्त जिससे रे बे करके बात कर सकूं, वो खोता चला गया। तो आज जितने भी लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, या तो वो मेरे से कुछ बड़े हैं, कुछ लोग जिनका मैं आदर सम्मान करता हूं, ये और बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके लिए मैं आदर का पात्र हूं। वैसे तो गिरजा भैया पूजा पाठ कर्मकांड से दूर रहे, मगर फिर भी उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें हम पूजा पाठ, आस्था का कारण और हर दिन दीपक जलाने की वजह कह सकते हैं। एक पंडित जी आए, उन्होंने हमारी पत्नी से कहा कि इनको काल सर्प योग है और इसकी पूजा करना जरूरी है। अब पंडित जी की बात सुनकर जो पत्नी है वो मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं करना है। मैंने समझाया उनको कि काल सर्प योग जो है वो लगभग हरेक की कुंडली में होता है, तो वो लेकिन नहीं मानी। उसका तर्क था कि यदि मान लीजिए हम पूजा करा भी लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, मुझे भी लगा कोई दिक्कत नहीं है। हम चले गए त्र्यंबकेश्वर, जाकर पूजा करके हम आ गए। सुबह हम आए, शाम को मुझे रायपुर जाना था। मेरे एक मित्र, बड़े भाई जैसे मित्र हैं, श्रवण गर्ग, वो भास्कर ग्रुप के ग्रुप एडिटर थे। इत्तेफाक से हमारी मुलाकात ट्रेन में होती है और आमने सामने की बर्थ हम दोनों बैठे हैं। वहाँ उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे हो आजकल, क्या है? तो मैंने कहा कुछ खास नहीं, ऐसे चल रहा है। बोले यार तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, तुम ये रिव्यू करने का काम देखो करो। और शॉर्ट बताऊं तो ये हुआ कि 5 दिन बाद वो मटलाइज हो गया और मुझे 25,000 रुपये महीने, हर महीना मुझे मिलने लग गया। उस वक्त वो मेरे लिए बड़ा एक आर्थिक सहारा था। अब उसको कह सकते हैं कि वो काल सर्प योग की पूजा करने का ये फल मिल गया। किसी को नहीं मालूम पापा पूजा करते हैं, पर वो सिर्फ उनका दिया जलाना, वो जैसे सब लोग होते हैं ना घंटों घंटों पूजा कर रहे हैं या मंदिर जाए, पापा किसी मंदिर नहीं जाते। सिर्फ 2 मंदिर हैं जहाँ वो जाते हैं। एक अगर उज्जैन गए हैं तो काल भैरव, और अगर मतलब झांसी तरफ गए तो ओरछा के मंदिर। और उनके साथ हुआ है कि उनको हर बार ओरछा की आरती मिली है। जो छोटे भाई की पत्नी जो है उसकी डिलीवरी होनी थी और वो पूरा प्रकरण इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि अंत में ये निष्कर्ष पे आ गए थे कि न माँ बचेगी न बच्चा बचेगा। अब हमारे पास जो है दूसरा कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि हम ईश्वर की प्रार्थना करें। मैं सुबह
दिया कर रहा था, तो मैंने उनसे वही प्रार्थना की, भाई क्या है देखिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि एक रात पहले हम लोग, मैं कम से कम अपने मन में सारा कुछ मंथन कर चुका था कि यदि बहू बच गई, बच्चा नहीं बचा तो कैसे करेंगे, बहू नहीं रही, बच्चा बच गया तो कैसा करेंगे, वो सब कुछ मंथन होता रहा। सुबह मैंने हाथ जोड़ा, उनसे प्रार्थना किया, हम चले गए, ऊटी में ले गए। 5 मिनट बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ये मालूम था कि अंदर हमारी बहू ही गई है और रोने की आवाज़ उसी ओटी से आ रही है, लेकिन क्योंकि हम तो ये मान बैठे थे कि वो दोनों में किसी को बचना नहीं है, तो उस आवाज़ ने हमको आकर्षित नहीं किया, ध्यान नहीं गया उस पर। 5 मिनट बाद नर्स बाहर आई, ये आपका बच्चा लीजिए बोले। उस वक्त में कैसे बच्चा, मतलब कैसे क्या? बोले कुछ ऐसा नॉर्मल है, बोले माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे मेरे मन में भगवान के प्रति जो आस्था है, विश्वास है या उस पर निर्भरता है, वो जरूर लगातार बढ़ती रही। हर दिन 12 से 15 घंटे काम करने वाले गिरजा भैया को ऐसा लगता है कि जीवन में खाली वक्त नाम की कोई चीज नहीं, और अगर ये खाली वक्त उन्हें मिल जाए तो कैसे ये उनके लिए नोक झोंक का कारण बन जाता है। नोक झोंक तो दिन भर होते ही रहती, ज्यादातर सब्जी काटने पे ही होती। सब्जी काटने बैठेंगे तो कचरा यहाँ वहाँ फैलाएंगे, समेटना तो मुझे ही पड़ता है, इसलिए मना करती हूँ कि मत करो। वैसे उनके पास टाइम तो रहती नहीं है। मैं अपने जीवन में खाली वक्त क्या होता है मैंने आज तक नहीं जाना। मेरे पास हर वक्त कुछ न कुछ काम होता है, इसीलिए कभी जब घर वाले बोलते हैं, यार दोस्त बोलते हैं चलो छुट्टियां मना के आते हैं, छुट्टी क्या होती है? छुट्टी तो मेरे इस जिंदगी में है ही नहीं। मुझे तो जितना वक्त है वो ही बहुत कम पड़ता है। मैं लगभग 18 घंटे काम आज से 30 साल पहले भी करता था, और आज भी लगभग 16 घंटे 18 घंटे में काम करता हूं, और तब भी मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त और चाहिए, काम तो बहुत है। आप पत्रकारिता के साथ साथ इलेक्शन एनालिसिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। पत्रकारिता से ये इलेक्शन एनालिसिस्ट बनने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जहां तक मेरे इलेक्शन एनालिसिस की बात है तो पॉलिटिकल रिपोर्टर तो मैं था ही, चुनाव की रिपोर्टिंग करते थे, राजनेताओं से मिलते थे। जब 93 में मैंने नौकरी छोड़ दी देशबंधु की, तो फिर वह क्या किया जाए। मैंने तय किया था कि अब ऐसी कोई नौकरी मैं करूंगा नहीं जहां पर दफ्तर में जाकर काम करना पड़े। दरअसल जो मैंने 20 साल देशबंधु में काम किए वो भी नौकरी जैसा कुछ नहीं था, इसलिए वो 20 साल मेरे चल गए। फिर ये ख्याल आया कि इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो अलग अलग इलेक्शन के अलग अलग बुकलेट होती है, तो काम करते वक्त दिक्कत ये होती है कि आपको अलग अलग बुक रेफर करना है। मैंने क्यों ना सबको कंपाइल कर दिया जाए एक साथ, तो मैंने कंपाइलेशन करना शुरू किया। जब कंपाइल करना शुरू किया तो 93-96 में जो परिणाम थे और जो 57 के परिणाम थे, पूरा देखने के बाद बहुत सारे नए तथ्य सामने आए जो मुझे भी चौंकाने वाले थे। उसको लेकर कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ एनालिसिस निकली। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ या जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो कितना सही है। फिर मैंने उन जानकारियों को राजनेताओं के साथ शेयर करना शुरू किया, वो भी चौंक गए। और फिर ऐसा लगा कि पूरे इलेक्शन की एक नए तरह से उसका अध्ययन होना चाहिए, और फिर वो मैंने शुरू किया। 96 में पहली बार उसका एक खाका तैयार हुआ, और फिर देखा मैंने कि वो एक बहुत दिलचस्प काम है और जो बहुत उपयोगी काम भी है, तो लगातार उस पर काम करने लगा। तो इलेक्शन एनालिसिस का सिलसिला शुरू हो गया। 2003 में पहली बार मैं टेलीविज़न पे गया इलेक्शन एनालिसिस करने के लिए। तब से लगातार टेलीविज़न में, अखबारों में एक इलेक्शन एनालिस्ट के रूप में मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग हों, पत्रकार हों, ये सब लोग उनसे एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस तरह का रिश्ता उनसे महसूस करता है कि किसी ज़रूरत पर वो उनसे सलाह लें। जो न्यूट्रलिटी है उनकी, निष्पक्षता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा भाती है उनकी। काफ़ी पत्रकारों की खासियत होती है कि कई बार वो जो प्रोफेशन की डिमांड होती है उसकी वजह से कई दफ़ा वो मुख्यमंत्रियों के, दूसरे जो सत्ताधीश लोग हैं उनके नज़दीक भी हो जाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने वो एक पत्रकार का जो धर्म होता है उसको भली भांति निभाया है। एक लंबा अरसा गुजर गया पत्रकारिता में।
4 दशक से अधिक, जब हम आए थे जर्नलिज्म में, तब रेडियो में एक धीमी गति का समाचार हुआ करता था। उस समाचार के आधार पर हम अखबार निकालते थे। और आज मोबाइल से न्यूज़ चैनल की खबरें अब बनने लग गई। टेक्नोलॉजिकली बहुत बदलाव आया है, लेकिन कंटेंट के लेवल पर वो बात अब नज़र नहीं आती। जब हम लोगों के पास कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तब जिस तरह की रिपोर्टिंग करते थे हम लोग, अब इतने सारे साधन होने के बाद भी उस तरह की रिपोर्टिंग देखने में नहीं मिलती। खैर, ये बदलाव तो पत्रकारिता में भी आया है, समाज में आया है, राजनीति में आया है। और राजनीति में और पत्रकारिता में एक चिंता दोनों को है कि कहीं न कहीं एक गिरावट दोनों ही फील्ड में आ रही है। दुख की बात यह है कि राजनेता भी और पत्रकार भी ये महसूस करता है कि कहीं न कहीं अवमूल्यन हुआ है, गिरावट हुई है, लेकिन उसको रोकने और उससे उबरने की चिंता या वो उससे उबरने की कोई कोशिश वो नज़र नहीं आती। चेहरों पे चेहरा, राजनीति पे राजनीति, देश का बदलाव, सब कुछ, और गिरजा एक तरफ। देखिए, गिरजा शंकर जी बहुत ही संजीदा पत्रकार हैं और अच्छी बात ये है कि पक्षधरता जो आजकल जो है बहुत आम हो गई पत्रकारिता में, गिरजा शंकर जी हमेशा उससे बचकर रहे हैं। स्टैंड लेना एक बात है, लेकिन पक्षधरता दूसरी बात होती है। तो गिरजा शंकर जी जो हैं अपना जहां स्टैंड लेना होता है वो बहुत पुरजोर ढंग से लेते हैं। कई बार उनके साथ टीवी कार्यक्रमों में भी हम लोग साथ में रहे हैं, निजी तौर पर भी मिलना हुआ है। हमेशा मैंने उनको एक समझदार, संजीदा और कहना चाहिए कि बहुत सुलझा हुआ पत्रकार पाया है। गिरजा शंकर को मैंने एक अच्छे मित्र के रूप में देखा और उस दौर में भी देखा जब वो एक कलाकार के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में उसकी भूमिका देखा। आज मैं कर सकता हूँ एक राजनीतिक टीकाकार, एक अच्छे फ्रीलांसर पत्रकार के रूप में न केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बल्कि राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाई है। केवल पत्रकार नहीं, मानवीय गुणों से भरे हुए पत्रकार हैं। सहज हैं, वो सरल हैं, कई अर्थों में उनको संकोची भी पाता हूं। पर ये बात सही है, तो उनको अगर लगता है कहीं कोई चीज गलत है, तो फिर वो प्रतिरोध से अपने आप को रोक नहीं पाते। अब मैं तो अपना जीवन जी चुका, मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि घर परिवार का, यार दोस्तों का और भी लोगों का जिनके साथ मैं रहा, इतनी मोहब्बत मुझे मिली और इतना प्यार उनका मिला, इतना आदर मिला, वो शायद बहुत दुर्लभ लोगों को नसीब होता होगा। अब ऐसा लगता है कि मेरे पास अब पाने या खोने के जैसा कुछ है नहीं। एक मध्य प्रदेश की कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पर जो किताब मैं लिख रहा हूँ, एक वो तैयार करना है। उसके बाद मुझे लगता है कि कोई बहुत काम मेरे लिए बचा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह की मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में मेरे यार दोस्तों और तमाम लोगों के साथ रही, ये मोहब्बत आगे बढ़ती रहे, ये मोहब्बत आगे चलती रहे और यही मोहब्बत की ज़िंदगी, यही मोहब्बत की दुनिया कायम रहे, यही मैं चाहता हूँ।